Hello everyone. So today, before starting our next topic, I would like to say if you are liking my efforts, then do like, share, comment and subscribe to my channel. Alright, so coming to the next topic is challenges to bipolarity. We have already seen how the Cold War tended to divide the world into two rival alliances. It was in this context the newly decolonized countries of Asia, Africa and Latin America a third option not to join either alliance. ठीक है, हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि कैसे जो कोल्ड वॉर है उसने पूरे वर्ल्ड को दो राइवल अलायंसेस में डिवाइड कर दिया है, और हमने ये भी देख लिया कि कैसे नॉन अलाइंड कंट्रीज ने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया जिसमें कौन सी कंट्रीज थी जो अभी अभी इंडिपेंडेंट हुई हैं, जिनको ये डर था कि कहीं जिनको ये डर था कि कहीं उनकी इंडिपेंडेंस उनके हाथ से छूट ना जाए, और उन्होंने एक नॉन अलाइंड मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। राइट, तो अब हम इस नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये बताते हैं कि जो रूट्स हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट्स की, ये एक 3 लीडर्स, यूगोस्लेविया, इंडिया और इजिप्ट के लीडर। यूगोस्लेविया के लीडर जोसेफ ब्रोज टिटो, इंडिया की लीडर जवाहरलाल नेहरू एंड इजिप्ट के लीडर गामेल अब्देल नसीर, जिन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी 1956 में। राइट, तो अब इनकी मीटिंग से इन्होंने एक अपनी NEM तैयार कर ली। ठीक है, अब इसको बाद में इस NEM को बाद में क्वामे नक्रुमा, इंडोनेशिया के सुकार्नो और घाना के क्वामे नक्रुमा ने इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ठीक है, और वे भी इसके मेंबर्स बन गए। ठीक है, these 5 leaders came to be known as the 5 founders of NEM. This is very important question and you must learn it, you must know it. Who were the 5 leaders who came to be known as the 5 founders of the NEM? So first is Yugoslavia's Joseph Broz Tito, second India's Jawaharlal Nehru, third Egypt's leader Gamal Abdel Nasser, fourth Indonesia's Sukarno and fifth Ghana's Kwame Nkrumah. ठीक है, द फर्स्ट नॉन अलाइंड समिट वॉज हेल्ड इन बेलग्रेड इन 1961. दिस वॉज द कल्मिनेशन ऑफ एटलीस्ट 3 फैक्टर्स. देखो, अब जो सबसे पहली जो नॉन अलाइंड समिट हुई थी वो बेलग्रेड में हुई थी 1961 में। ठीक है, अब इस मीटिंग के जो हम कह सकते हैं ये जो मीटिंग बुलाई गई थी, हम कह सकते हैं कि ये किन कॉपरेशंस पर बेस्ड थी, या फिर ये किसका कह सकते हैं ना कि ये किसका रिजल्ट था। तो ये किस चीज़ का रिजल्ट था? ये था कॉपरेशन अमंग 5 कंट्रीज। ये जो हमारी मीटिंग हो पाई, जो हमारी फर्स्ट समिट हो पाई, फर्स्ट समिट। ठीक है, फर्स्ट समिट कब हुई थी, कहाँ हुई थी? फर्स्ट समिट बेलग्रेड में हुई थी। NEM की फर्स्ट समिट बेलग्रेड में हुई थी और 1961 में हुई थी। ठीक है, दीज वर द कल्मिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स. व्हाट आर दीज फैक्टर्स? फर्स्ट, cooperation among these 5 countries. इन 5 कंट्रीज के बीच में cooperation, growing cold war tensions and its widening arenas. cold war tensions बढ़ते हुए, और जब उसके एरियाज बढ़ रहे थे तो फिर सबको लगा कि कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए। एक तरीके से थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचने के लिए भी, और अपनी कंट्रीज को बचाने के लिए भी। ठीक है ना, हम ठीक है, तो ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशंस एंड इट्स वाइडनिंग एरेनास and the dramatic entry of many newly decolonized African countries into the international arena. By 1960 there were 16 new African members in the UN. ठीक है, अब जैसे बहुत सारी डीकोलोनाइज कंट्री थी वो अफ्रीकन कंट्रीज में जा रही थी। ठीक है, और 1960s तक हम देखें तो तब तक अफ्रीका 16 न्यू अफ्रीकन मेंबर्स थे UN में। ठीक है, तो इन 3 पॉइंट्स की वजह से, इन 3 फैक्टर्स की वजह से जो हमारी फर्स्ट समिट है वो हो पाई थी। दिस वाज द कल्मिनेशन ऑफ एटलीस्ट 3 factors. And what were the 3 factors? Cooperation among 5 countries, growing Cold War tensions and its widening arenas, and the dramatic entry of many of the new decolonized African countries into the international arena. ठीक है, अब जो फर्स्ट समिट थी उसमें सिर्फ 25 मेंबर्स थे।
ठीक है। अब जैसे जैसे आगे ईयर्स बढ़ते गए तो फिर जो NAM है, NAM का जो एरिया था वो एक्सपेंड होता रहा, और जो लेटेस्ट मीटिंग हुई वो है 14th समिट थी 2006 में। जो लेटेस्ट समिट है वो 2006 में 14th समिट हुई थी, जिसमें 116 मेंबर स्टेट्स थी, ठीक है, और 15 ऑब्जर्वर कंट्रीज भी थी, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट NAM, ठीक है। एज नॉन अलाइंड grew into a popular international movement, countries of various different political systems and interests joined it. जैसे जैसे नॉन अलाइंड बढ़ता रहा, ग्रीव हुआ, तो वैसे वैसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट्स के थे उन्होंने इसको ज्वाइन किया. दिस मेड द मूवमेंट less homogeneous and also made it more difficult to define it in very neat and precise terms. What did it really stand for? Stand for increasingly NAM was easier to define in terms of what it was not. It was not about being a member of an alliance. अब NAM क्या था, हम उसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? एक्चुअली हम इसको डिफाइन ये नहीं कर सकते कि वो क्या था, हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि वो क्या नहीं था. वो क्या नहीं था? वो ये नहीं था कि वो इट वॉज नॉट अबाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ एन अलायंस. वो किसी भी एक अलायंस का मेंबर बनना नहीं था, ठीक है. अब वो सिर्फ इतना ही नहीं था कि भाई अब तुम्हें किसी एक अलायंस का मेंबर ही नहीं बनना, ठीक है. और उसका ना तो मतलब था कि तुम्हें आइसोलेशन की, जो NAM के मेंबर है वो आइसोलेशनिज्म में है, ना ही इसका मतलब था कि वो न्यूट्रलिटी में है, ठीक है. द पॉलिसी ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम अलायंस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी. Non-alignment is not isolationism, since देखो non-alignment ना तो isolationism था और ना ही neutrality था. Isolationism का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल वर्ल्ड में जो भी चल रहा है उससे अलग रहना. पर जो नॉन अलाइंड मूवमेंट कंट्री, जो नॉन अलाइंड कंट्रीज थी वो तो उसमें वर्ल्ड अफेयर्स में पार्ट ले रही थी. वो तो जैसे हमने पीछे देखा भी था जब हम एरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर पढ़ रहे थे कि कैसे कैसे जवाहरलाल नेहरू और जो UN के सेक्रेटरी जनरल थे उन्होंने कैसे कैसे जो बढ़ती कॉन्फ्रेंटेशंस थी, टेंशंस थी, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उनको कैसे कैसे मीडिएट किया. तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो आइसोलेशनिज्म में थे, नहीं, वे आइसोलेशनिज्म में नहीं थे. और इन्होंने यहाँ पे आइसोलेशनिज्म का एक एग्जाम्पल भी दे रखा है. आइसोलेशनिज्म सम्स अप फॉर द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द US फ्रॉम द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1987 अप टू द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक 1787 से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस रहा उसमें वो एक आइसोलेशनिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है. और अगर हम नॉन अलाइंड कंट्रीज को देखते हैं तो इंडिया भी हमारा एक नॉन अलाइंड कंट्री है ना, मैंने बताया था ना. और उसने भी प्लेड एन एक्टिव रोल इन मीडिएटिंग बिटवीन द टू राइवल अलायंसेस, ठीक है. जैसे कि हम एरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर जब हम पढ़ रहे थे उसमें हम देख चुके, ठीक है. This strength was based on their unity and the resolve to remain non-aligned despite the attempts by the two superpowers to bring them into their alliances, ठीक है. उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो उनकी यूनिटी और उनका एक रिजॉल्व कि हाँ उनको नॉन अलाइंड ही रहना है, तो उसमें उनकी वो स्ट्रेंथ थी, ठीक है, जिसने उनके एरेनाज को, उनके मेंबर स्टेट्स को बढ़ाया, ठीक है. तो नॉन अलाइंड अलाइनमेंट इज नॉट ओनली न्यूट्रलिटी नॉट ऑल्सो न्यूट्रलिटी. अब हमने ये देख लिया कि वो क्या नहीं था, वो क्या क्या नहीं था. सबसे पहला वो किसी एक अलायंस से जुड़ना नहीं था, दूसरा वो आइसोलेशनिज्म नहीं था, और तीसरा वो न्यूट्रलिटी नहीं था. अब न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है? न्यूट्रलिटी का मतलब प्रिंसिपली टू अ पॉलिसी ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ वॉर, बिल्कुल वॉर से अलग रहना, ठीक है. अब जो स्टेट्स होते हैं जो न्यूट्रलिटी प्रैक्टिस करते हैं ना स्टेट्स, उनको ना तो वॉर से कुछ मतलब होता, ना वे वॉर को एंड करने में कुछ हेल्प करते, ना स्टार्ट करने में कुछ हेल्प करते. पर हमने देखा है कि जो नॉन अलाइंड कंट्रीज थी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से जो वॉर है उसके चांसेस कम किए और उसमें उसको मीडिएट किया, ठीक है. नॉन अलाइंड स्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया वर एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन वॉर्स फॉर वेरियस रीजंस. दे ऑल्सो वर्क्ड टू प्रिवेंट वॉर्स बिटवीन अदर्स एंड ट्राइड टू एंड वॉर्स दैट हैड ब्रोकन आउट, ठीक है. सो
what we have studied is challenges to bipolarity. चैलेंज क्या था? NEM भी एक चैलेंज की तरह आया बाइपोलैरिटी. बाइपोलैरिटी का मतलब होता है, जो मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गई, बाइपोलैरिटी का मीन्स होता है टू सुपर पावर्स. जहाँ पे दो सुपर पावर आ जाती है उसको हम बोलते हैं बाइपोलैरिटी. ठीक है.